नमस्कार। किताबों की समीक्षा के सीरीज में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं श्री बृजलाल जी जो की द्वारा लिखित लगभग 7 किताबों की। बृजलाल जी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद से रिटायर हुए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। उत्तर प्रदेश SC/ST कमीशन के चेयरमैन रहे, फिर राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। बृजलाल जी का परिचय एक बहुत ही सफलतम पुलिस अधिकारी के रूप में रही है। बृजलाल जी ने सिविल पुलिसिंग के अलावा जब उत्तर प्रदेश में आतंकवाद अपने पराकाष्ठा पर था, तब इनकी तैनाती आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र पीलीभीत में थी और इन्होंने अपने मेहनत से, अपने साहस से और अपनी ईमानदारी से आतंकियों से मजबूती से मुकाबला किया और तराई में आतंकवाद को काबू करने में बृजलाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद इनकी तैनाती कई जनपदों से होते हुए इटावा में हुई। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इटावा में रहते हुए बृजलाल जी ने वहाँ पर जो गुंडा राज वर्षों से चल रहा था, जो यादवी तांडव चल रहा था, जिस यादवी तांडव के चलते वहाँ के आम नागरिकों का जनजीवन बिल्कुल काफ़ी प्रभावित था, लोग अपने को असहाय महसूस करते थे, तो उन गुंडों पर, उस तरह की गुंडा प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि बृजलाल जी एक पुलिस अधिकारी के रूप में जब गुंडों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो उनका टकराव होना स्वाभाविक था। यादव कुनबे से, मुलायम सिंह यादव से, उनके भाई शिवपाल से और उनके बेटे अखिलेश यादव से। बृजलाल जी ने जो किताबें लिखी हैं उसमें ज़्यादातर उनके नौकरी के दौरान, नौकरी के बाद, नौकरी में रहते हुए रूल ऑफ लॉ लागू करने में किस तरह की उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसका बहुत ही सजीव वर्णन है। इसी क्रम में उन्होंने इटावा फाइल्स के नाम से एक किताब लिखी है। अभी वो किताब मार्केट में आई है और इटावा फाइल्स में बृजलाल जी ने बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरह से यादव परिवार पूरे इटावा सहित पूरे उस बेल्ट में अपने मनमाने तरीके से अधिकारियों को दबाव में लेते थे, गलत कार्यों को करने के लिए मजबूर करते थे और जो अधिकारी उनके दबाव में नहीं आता था उनके खिलाफ हर तरह के उत्पीड़न की कार्रवाई करते थे। तो मैं बृजलाल जी के बारे में आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था कि किस तरह से जब वे सरकारी नौकरी में थे एक पुलिस अधिकारी के रूप में, तब उन्होंने काफ़ी साहस और निष्पक्षता से काम किया और उसके बाद अब जब बीजेपी के एक प्रमुख नेता हैं तब उनके जिम्मे एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। गृह विभाग की जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उस कमेटी के वो चेयरमैन हैं और वह कमेटी इस समय जो IPC और CRPC में संशोधन और सुधार के बारे में स्टडी कर रही है, वह बृजलाल जी की ही अध्यक्षता में इस स्टडी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि बृजलाल जी की जो 7 किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, उन किताबों के जो प्रमुख अंश हैं उनके बारे में मैं बृजलाल जी के माध्यम से ही आप लोगों तक उन सभी जानकारियों को साझा करने की कोशिश करूंगा। और अब मैं शुरुआत कर रहा हूं बृजलाल जी से ही सीधे। और बृजलाल जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले, चूँकि आपकी किताबें तो ढेर सारी हैं, लेकिन इटावा फाइल्स जो किताब अभी आई है मार्केट में, वहीं से बात शुरू करते हैं। इटावा फाइल्स क्या है, इसके पीछे की किस तरह की कहानियां हैं और इसको लिखने के पीछे आपकी मंशा क्या है? इटावा फाइल्स की शुरुआत होती है 18 दिसंबर 1989। माननीय मुलायम सिंह जी 5 दिसंबर 89 को पहली बार मुख्यमंत्री बने। मैं सीतापुर का SP था, मात्र मुझे 10 दिन हुआ था। 18 दिसंबर 89 को मुझे बुलाया गया। गृह सचिव AK रस्तोगी ने कहा, बृजलाल जी, आपको बधाई दूं या सद्भावना व्यक्त करूं, आप अपने बैच के पहले IPS अफसर हैं जिसको SSP इटावा बनाया गया है, मुख्यमंत्री के गृह जनपद का।
मैंने कहा साहब आप मेरी वर्किंग जानते हो, मेरी 13 साल की नौकरी हो गई, मैं मुलायम सिंह जी से मेरी कभी मुलाकात नहीं है। मैं लखनऊ का कप्तान था 84-86, ये लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे। तो ये जानते हैं तेज़ तर्रार लड़का है, माफिया के खिलाफ कार्रवाई किया है, लखनऊ के सभी माफियाओं को ध्वस्त कर दिया, जिस पर एक मैंने अलग से किताब लिख दी है, लखनऊ के रंगबाज। लेकिन ये हमारा प्रयोग करना चाहेंगे अपने विरोधियों को ध्वस्त करने में, और वो मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने किया, मैं गया। मुलायम सिंह जी पहली बार एज ए मुख्यमंत्री इटावा के लिए जा रहे थे और हमसे बोले आओ हेलीकॉप्टर में बैठ लो। तो मैंने कहा सर आप मुझे मत ले जाओ, आपको दिक्कत होगी। फिर करके मैंने कहा भी मेरे कपड़े उपड़े सीतापुर में। खैर मैं 2 दिन के बाद SSP इटावा गया। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं नटशेल में करूँगा। पहले वो ये था कि 89 का जो चुनाव हुए, दर्शन सिंह यादव जो कभी इनको पालते थे, जिनके पास 35 भट्ठे 6 राइस मिल्स थी, इनका क्रांति रथ सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ था, उनका पैर छूते थे दर्शन सिंह यादव का। उसके बाद उसमें कांग्रेस की भले सरकार होती थी, लेकिन इटावा में चलता था मैनपुरी में मुलायम सिंह जी का ही। जितने कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वो सब उन्हीं छोड़ देते थे। दर्शन सिंह यादव और उनके आदमियों की पिटाई हुई, गोलियां चलाई गई, घायल हुए, उसमें कई ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे, मुकदमे कायम हुए। इस परिवार की खासियत रही, अगर इनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम होगा तो ये क्रॉस केस कायम करवाते हैं। क्रॉस के कायम करवाया, अतुल साहब होते थे SSP, उन्होंने CID को भेज दिया, CID ने भेज दिया। जब मुख्यमंत्री हुए इन्होंने CID से वापस ले आए जिले में। मुझे 31 दिसंबर 89 को कानपुर बुलाया गया। JS गोंगेस होते थे एक्टिंग DIG, बेदी साहब होते थे IG, और वहाँ मुझे कहा गया कि 10 दिन में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और जितने मुकदमे कायम हैं मुलायम सिंह यादव परिवार ने कायम कराया, उसमें दर्शन सिंह उनके आदमियों को पीट करके जेल भेज दीजिए, और नेचुरली मुख्यमंत्री के परिवार जो 9-10 केसेज में शामिल थे उन पर क्लीन चिट दिया जाए। मैंने विचार किया और मैंने कहा कि सर मैं मध्य मार्ग पर काम नहीं करता, जो सत्य है एक्सट्रीम उसी पर काम करता हूँ। मैंने कहा सही केसेस तो जो कायम हैं मुलायम सिंह परिवार पर वो हैं, लेकिन चलिए हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं चार्जशीट नहीं लगाऊंगा, लेकिन दर्शन सिंह यादव पर भी चार्जशीट नहीं लगेगी। और मैंने दोनों केसेज में क्लोज कर दिया। वहीं से ये शुरुआत हुई कि एक ऐसा SSP आया है कि पहले ही कर दिया। उसके बाद मैं 20 दिसंबर को पहुंचता हूं, पहली मुलाकात। मुलायम सिंह जब 18 दिसंबर को पहली बार पहुंचे आफ्टरनून में, तो फोरनून में शिवपाल यादव ने अपने एक स्कूल के कमरे में आग लगवा दी और उसमें दर्शन सिंह यादव के भाइयों, उनके सहयोगियों के खिलाफ डकैती और आगजनी का मुकदमा। जिस आदमी के 35 भट्ठे हों, 4 राइस मिल हों, उसके भाई जाएंगे डकैती करने, वो भी सुबह सुबह 8 बजे। मेरी मुलायम सिंह जी से मुलाकात होती 20 दिसंबर को। उन्होंने कहा देखिए मैं कैम्प कर रहा हूँ, दर्शन सिंह के आदमियों ने लूट लिया, डकैती डाल दी, गिरफ्तार करिए। मैंने कहा सर मैं ज़रा घटनास्थल विजिट कर लूँ। उनके चेहरे पर जो कसैलापन आया, क्योंकि आदी थे वो उनके आदेश का पालन, और हमने वो देखा वो केस झूठा था। 8 जनवरी 90 को शिवपाल जी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष का चुनाव लड़े। ये सोचते थे मुख्यमंत्री भाई ये कोई लड़ेगा नहीं, लेकिन सैफई के हाकिम सिंह यादव कांग्रेस के थे, चुनाव लड़ गए। हाकिम सिंह का कोऑपरेटिव में बड़ा नाम होता था, छोटे सिंह का फर्रुखाबाद में होता था। शिवपाल ने इनके आदमियों को पीटा, RB लाल तहसीलदार के कोर्ट में अपने को डिक्लेयर करा लिया विजेता, और तहसीलदार की फाइल फाड़कर उल्टा मुकदमा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का कायम करा दिया। मैंने कुछ नहीं किया, झूठा केस था। 2 दिन बाद माननीय मुलायम सिंह जी आते हैं, मैं जाता हूं, मैंने कहा जय हिंद सर। तो उन्होंने जो एग्जैक्ट कहा था वो अपने पुस्तक में लिखा है, मैं जानता हूं कि झूठा है, मेरे भाई ने झूठा लिखवाया है, लेकिन गाली देकर कहा उन्होंने
उनकी ये हिम्मत हो जाए मेरे भाई का विरोध करें और आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा सॉरी सर, झूठे केस में गिरफ्तारी नहीं होती। आप समझ लो उस समय के मुलायम सिंह के, उस समय मीडिया मेरा साथ दे रही थी, ऐसी परिस्थितियों में मैं काम कर रहा था, लेकिन इनके सामने दिक्कत थी कि मुझे तुरंत हटा भी नहीं पा रहे थे। तो इसमें तमाम विवरण है, जिसमें थाना सिविल लाइंस जो शाह आलम खान, जी हाँ, और 8 अप्रैल 90 हमको राम गोपाल जी ने फ़ोन किया कि भाई साहब शिवपाल ने, एक यादव जी हैं, उनकी ज़मीन पर कब्जा करवा लिया है, मैं परिवार का हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ उनके पास। आए, मैंने मुकदमा लिखवा दिया सिविल लाइन पर। सुबह शाह आलम खान थानाध्यक्ष से गए, 22 आदमी पकड़ लाए, भूमाफिया। उसके बाद इनके गांव के प्रधान दर्शन सिंह, जो भी देहांत हुआ 1 साल पहले, शिवपाल जी ने, इन्होंने जज भारती दिया था अखिलेश जी ने, वो गए और थाने पर, ये 2 आदमी और, छोड़िए इन सबको। उसने कहा कौन है? तो बोले कि मैं बताऊंगा मैं कौन हूं तो अभी तू वर्दी में पेशाब करने लगेगा, और झापड़ मार दिया शाह आलम खान को। शाह आलम खान ने 22 बंद थे, 3 ये 25 बंद कर दिया। फिर किसी ने शिवपाल को बता दिया कि वो तो चाचा भी बंद हो गए, प्रधान। उसके बाद इसने 100-150 आदमी हथियार बंद लेकर के हमला किया थाने पर। शाह आलम को पीट कर अधमरा कर दिया गया, पूरा थाना भाग गया। जब मैं पहुंचा तो मुझे अधमरा थानेदार हमारा मिला। उसके बाद फ़ोन आने शुरू हो गए डीआईजी के, भाई जनरल डायरी रोक लो थाने का। ये गुंगे साहब थे, एक्टिंग डीआईजी, एसपी रैंक में डीआईजी थे, 72 बैच के थे। आए और सीधे शिवपाल के घर गए, और वहाँ मेरा एडिशनल एसपी था के सक्सेना। इन दोनों मिल करके और 4 फर्जी मुकदमा थानेदार शाह आलम पर कायम करा दिया। मेरी घड़ी छीन ली, एक मुकदमा लूट का, मेरा चेन छीन लिया, उंगली में फ्रैक्चर हो गया। और उसके बाद जब 12 बजे रात में डीआईजी साहब पहुंचते हैं डाक बंगले पर, मैंने रिसीव किया। पहुंचते ही तुरंत बड़े उतावले, एसएसपी साहब आज ही शिवपाल जी को क्लीन चिट दी जाएगी और शाह आलम खान को जेल भेज दिया जाए। मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग? जिसने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया हो, ईमानदारी से काम किया हो, उसको जेल भेज दिया जाएगा? बोले मुख्यमंत्री जी की यही इच्छा है। तो मैंने कहा जब तक मैं एसएसपी हूँ तब तक ना आप कर पाएंगे और ना मुख्यमंत्री कर पाएंगे। डाक बंगले में शाह आलम खान बुलाए गए, मैं डीआईजी शाह आलम खान, पीटा हुआ दरोगा, खून लगी हुई वर्दी पर। डीआईजी पूछे क्या हुआ शाह आलम? बोले साहब शिवपाल जी आए, इतने आदमियों को लेकर हथियार बंद थाने पर हमला कर दिया डकैतों की तरह, और साहब मुझे कुर्सी बैठा खींच करके मुझे मार कर अधमरा कर दिया। बोले शिवपाल जी थाने नहीं आए? उसने कहा साहब जब वही मारे तो मैं कैसे खा दूँ? तो बोले ऐसा सच बोलने से क्या फ़ायदा जिसमें खुद के हाथ पांव कट जाए। वो रोने लगा, उसके मुंह से निकल गया इमोशनल कि मैं साहब देश का नागरिक भी हूँ। बोले कागज भेगा, लिख इस्तीफा, ज़बरदस्ती लिखवाऊंगा। मैं डीआईजी पर बरस पाऊँ, मैं जब तक मैं हूँ आप नहीं कर पाओगे। मैं शाह आलम चल मुकदमा कायम कर। और मैंने शिवपाल के खिलाफ, इनके आदमियों के खिलाफ सिविल लाइन थाना में नामजद मुकदमा कायम कराया। उसके बाद मेरी प्रताड़ना शुरू होती है। मुझे ट्रेनिंग में भेज दिया गया। एसके रिजवी था इस साहब थे, अब तो देहांत हो गया। 3 इंस्पेक्टर, सीआईडी में सालों लगता है, 1 हफ्ते में सीआईडी इंक्वायरी फाइनलाइज। शाह आलम खान के खिलाफ चार्जशीट, तुरंत मुलायम सिंह जी ने अपनी अनुमति दी, और मेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, जिसको कहते हैं मेजर पेनल्टी, जिसमें बर्खास्त किया जा सकता है। मुझे नैनीताल ट्रेनिंग में भेज दिया गया। वहीं मुझे बंद लिफाफे में एक कागज़ मिलता है कि आपका ट्रांसफ़र 20 बटालियन पीएसी आजमगढ़। मैं वहाँ से एक मैसेज भेजा कि मेरी ट्रेनिंग 22 अप्रैल को ख़त्म होगी, 21 अप्रैल था, मैं तुरंत इटावा जाऊँगा, उसी दिन हैंड ओवर करूँगा। मुझे 3 दिन टाइम दे दिए, अपने बच्चों को लेकर मैं चला जाऊँगा। यहाँ से लिखा पढ़ गया, नहीं आप नहीं आएंगे, आप सीधे जाइए। मैं आया, रात में पीलीभीत रुका, मैं एसपी रह चुका था। सुबह मैंने अमर उजाला पढ़ा, और उसमें लिखा था डीजीपी ने बृजलाल को अक्षम और डरपोक कहा, और वो लिखा था बाशिंद्र मिश्र जी ने अमर उजाला में, फर्स्ट पेज पर।
6 कॉलम की खबर, वो मैंने लिया। रास्ते में एक ज़िला पड़ा सुल्तानपुर, मैं नाम नहीं बताऊं, मेरे बैचमेट एक एसपी थे। मैंने कहा रास्ते में मिल लूँ, तो मैं जहाँ जाता था ये किया जाता था कि ये कहाँ आ गया, मुलायम सिंह नाखुश ना हो जाएं, उन बेचारों की भी मजबूरी रही होगी। मैंने एक चैप्टर लिखा है, अब मैं अछूत हो गया हूँ। मैंने कहा मैं हाई स्कूल का 43rd रैंक होल्डर था, बासिन जी ने अपने आर्टिकल में लिखा है। इंटरमीडिएट का 10th रैंक होल्डर रहा हूँ यूपी बोर्ड का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का टॉपर हूँ और ओवरऑल 6वीं रैंक थी मेरी, और एमएससी फर्स्ट क्लास करते करते मैं आईपीएस हुआ था। तो मैंने कहा तब मैंने अछूतपन महसूस नहीं किया क्योंकि मैं टॉपर था। अब 13 साल की नौकरी के बाद मैं अछूत हो गया हूँ। तो पूरी प्रताड़ना की कहानी है। और इस परिवार का जो मुलायम सिंह जी ने उसमें कहा सत्ता परिवर्तन कर दिया, व्यवस्था परिवर्तन करना है, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो तांडव हुआ है दलितों पर, पिछड़ों पर, गंगापुरा गांव के पिछड़े थे कहार जाति के 35 परिवार पलायित का कर गए। वहाँ था जो काम जुबान से नहीं होता वो डंडे से, डॉक्टरों की पिटाई, स्कूल में गए एडमिशन के लिए, प्रिंसिपल ने कहा भी कैसे करूँ, नहीं इस श्रेणी में आता है, प्रिंसिपल की पिटाई। और मुलायम सिंह ने खुद ही कहा था उस समय डॉक्टरों से निपट लो। उसी में लखनऊ के अखबार पर हल्ला बोला गया था, जागरण के अखबार पर। तो जो तांडव मचा है उस कार्यकाल में, ये पुस्तक हमारी इटावा फाइल्स, ये उसी का लेखा जोखा है, तथ्यों पर है। मैंने मुलायम सिंह जी से शुरू किया है, शिवपाल पर, अखिलेश पर, जिन्होंने 14 आतंकवादियों की चार्जशीट वापस ली थी, आतंकवादियों के समर्थक, दलितों के विरोधी। तो ये मेरी पुस्तक इटावा फाइल्स उसी पर आधारित है। और अपने अखबार के मित्रों, वासिंद जी का अखबार, उसमें अश्विनी भटनागर हमारे मित्र थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, बड़े अखबार में है, उनका आर्टिकल, गोविंद पंत राजू का आर्टिकल, व्यवस्था परिवर्तन हो गया इटावा में, नवभारत टाइम्स में फ्रंट पे छपा, अन्ना को बुलाया गया है। और उसमें जयप्रकाश शाही जी दुनिया में नहीं है, दिनमान टाइम्स की डाला है मैंने, उन्होंने लिखा है मुलायम सिंह का राज डंडे का राज। तो बड़ी जितने उत्पीड़न हुआ है, मुझे तो इस परिवार ने जिंदगी भर प्रताड़ित किया, मुझे बर्खास्त करने का प्रयास किया, नहीं कर पाए। उसके बाद मैं अंतिम कहूँगा कि 18 मई 2013 को अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ मर्डर का मुकदमा कायम करवाया कोतवाली। तब मैं डीजी सिविल डिफेंस था, डीजी पद से हट गया था। मेरा दोष ये था कि मैंने आतंकवादी गिरफ्तार किए थे कचहरी ब्लास्ट के, लखनऊ और अयोध्या और बनारस, खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी। खालिद वहाँ गया पेशी में अयोध्या, लौटते समय लू से मर गया। और इन लोगों ने मेरे खिलाफ हत्या का, और मेरे जो साथी अपराधी थे और साथी अधिकारी थे और रिटायर्ड डीजी विक्रम सिंह पर मुकदमा कायम किया कि साहब इन लोगों ने साजिश करके खालिद मुजाहिद को मार दिया। यहाँ विधानसभा में महीनों चला एजिटेशन, ब्रजलाल को गिरफ्तार करो। उसमें हमारे एक पुलिस अधिकारी थे दारापुरी, वो भी शामिल होते थे, रिटायर्ड आईजी। एक थे यादव जी, राजीव यादव, और वो संदीप पांडे, मैग्सेसे अवार्डी, ये तमाम लोग। बहरहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तब उस मर्डर केस से मैं मुक्त हुआ हूँ। तो इस परिवार ने जब जब ये पावर में आए तो मुझे प्रताड़ित करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और जब 2012 में डीजीपी से अखिलेश जी ने मुझे हटाया और उस समय मुझे भारत सरकार ने ले लिया डीजी सीआरपीएफ। मैं 16 अफसरों में यूपी से केवल अकेला इम्पैनल था डीजी के लिए, लेकिन इन्होंने मुझे कार्यमुक्त नहीं किया। लोगों ने कहा साहब इसको मत करिए, वन ऑफ द यंगेस्ट डीजी है, 14 के इलेक्शन में सीआरपी चीफ होगा, इलेक्शन में सीआरपीएफ आई, ये तंग कर सकता है। सिंधे साहब बड़े मुझसे प्रभावित थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। तो मेरा 2.5 साल का कार्यकाल बीता डीजी सिविल डिफेंस। काम मेरे पास था नहीं, मैंने कहा मैं क्या करूं, तो मैंने पुस्तक लिखना शुरू किया। मैं तो फाइटर था। ऑपरेशन ब्रजलाल जी, जो जिस घटना की आपने जिक्र किया शाह आलम इंस्पेक्टर वाली, उस घटना का मैं खुद भी उसमें आई विटनेस रहा हूँ।
और जब हम लोग लखनऊ में डीजी पुलिस उस समय के थे आरपी माथुर, उनसे हम लोग बात करने गए और कहे कि ज्यादती हो रही है ब्रजलाल जी के खिलाफ और वहाँ के इंस्पेक्टर के खिलाफ, तो बजाय कि आरपी माथुर हम लोगों की बात सुने और जो ज्यादती हो रही थी उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो, आप लोगों के खिलाफ उन लोगों ने एक सिंडिकेट बना के कार्रवाई का रिकमेंडेशन किया था। उसमें एसके रिजवी थे, जेएस गुंगेश थे, कई अधिकारी थे पुलिस के, जो लोग की सरकार को खुश करने के लिए, उस समय के मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए मनचाही रिपोर्ट बना के दिए, जिसका कि आपने खुद जिक्र किया है, और उसके बाद आप सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो हमने तो अपनी ड्यूटी निभाई उस समय। मुझे लगता था कि ब्रजलाल जी एक बहुत ही अपराइट, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही साहसी अधिकारी हैं, और इनकी इसके पहले जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही है एकेडमिकली भी इनका आउटस्टैंडिंग कैरियर रहा है, और पुलिस के अधिकारी के रूप में भी आपका एक आउटस्टैंडिंग कैरियर रहा जहाँ जहाँ भी आप तैनात थे। तो मैंने तो उसी घटना का जिक्र किया था, उसको लेके हमसे भी वे लोग उस समय काफ़ी नाराज रहे, आपके तत्कालीन डीजीपी नाराज रहे, आपके मुख्यमंत्री नाराज रहे, और भी तमाम लोग जो उस समय सत्ता के हिस्सा थे वे नाराज रहे। लेकिन मैंने तो अपनी ड्यूटी निभाई, और मुझे लगता था कि सच को सच बोलना चाहिए और लिखना चाहिए, और उससे चाहे कोई भी प्रभावित हो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सत्य लिखा था। इसलिए मैं उस समय जो डीजीपी को मैं चिट्ठी लिखा था, जब मुझे भेजा गया, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा, वो चिट्ठी कापी इसमें है। मैंने एक आपका ग्रेजुएशन लिस्ट निकाला और आपका एकेडमिक कैरियर का निकाला, और आपके साथ जो लोग आईएएस और आईपीएस में थे उनसे बात किया, तो सबने कहा कि ब्रजलाल जी एज ए स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग रहे। कम संसाधनों के बावजूद जिस तरह का उनका एकेडमिक कैरियर रहा, बहुत साधन संपन्न परिवारों से आए हुए बच्चे उस तरह का कैरियर नहीं अचीव कर पाते थे। तो मुझे लगा कि एक इतना जेन्युइन आदमी जो एकेडमिकली भी साउंड है और प्रोफेशनली भी साउंड है, तो उसके साथ अगर ज्यादती हो रही है तो ये उचित नहीं है। थैंक यू ब्रजलाल जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो आने वाली किताब है 1.5 बीघा ज़मीन, उस किताब के जरिए आप पूर्वांचल में माफिया वार के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करेंगे अपने पाठकों से, हमारे दर्शकों से। आज जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।